हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ चुके हैं न्यू क्लासिकल एज तक इंग्लिश हिस्ट्री को और उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को, जिसको हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एज होने वाली है और इसमें बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एज और जिसको कहा जाता है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखिए एक्चुअली वर्ड्सवर्थ जो थे इस एज के एक प्रोमिनेंट ऑथर थे, एक बड़ा नाम था और इसीलिए वर्ड्सवर्थ के नाम पर इस एज को रोमांटिक एज भी कहा जाता है। इस एज की अगर बात करें तो 1798 से लेके 1837 तक ये एज मानी जाती है, यानी 1798 से लेके 1837 तक। देखिए कुछ बुक्स इसको 1837 की जगह 1832 भी कहती हैं। और 1832 क्यों कहती हैं? 18 कुछ बुक्स जो हैं वो 1832 से विक्टोरियन एज को मानती हैं। वो 1832 से क्यों मानती हैं 1837 की जगह, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम रोमांटिक एज को समझ लें, रोमांटिक एज की हम बात कर लें। इस एज की अगर बात करें तो ये एक रिवोल्ट था अगेंस्ट क्लासिकल स्यूडो इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ न्यो क्लासिकल एज। देखिए जो स्यूडो इंटेलेक्चुअलिटी थी, जो एक छदम बौद्धिकता पैदा हो गई थी न्यो क्लासिकल एज में, जिस एज में केवल कॉफी हाउस कल्चर था और कुछ नहीं था, उस एज के अगेंस्ट एक ये विद्रोह था। क्लियर बात? यू कैन से this age romantic age is a revolt। अगर हम प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें, रिवोल्ट अगेंस्ट द स्यूडो क्लासिकल एज। और स्यूडो क्लासिकल एज में क्या था? इस एज में थी इंटेलेक्चुअलिटी, और वो कैसी थी? स्यूडो इंटेलेक्चुअलिटी। क्लियर फ्रेंड्स? इसके अलावा ये एज जो थी, इसी दौरान एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हाईली इन्फ्लुएंस थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इस एज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, एक डीप इंपैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पड़ा है। यानी दिस एज was highly influenced by फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर? और एक्चुअली फ्रेंड्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो क्यों प्रभाव पड़ा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, उस रिवॉल्यूशन का जो मोटो था वो क्या था? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था वो था फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, इक्वलिटी यानी समानता, एंड लिबर्टी यानी आजादी। फ्रेटर्निटी, क्या बताया फ्रेंड्स मैंने? फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा, इक्वालिटी यानी समानता, एंड लिबर्टी यानी आजादी। अब जब भाईचारे की, समानता की और आजादी की बात होगी, इट मीन्स जो समाज है उसमें बहुत चेंज होने वाला है। क्लियर? और उस जो स्यूडो क्लासिकल एज का जो प्रभाव पड़ा समाज पर, वो एक बहुत अच्छा प्रभाव नहीं था और उसी के अगेंस्ट जो है इन चीजों की मांग उठने लगी। और इसी कारण जो रिजेक्शन हुआ, जो आइडियल्स और रूल्स थे क्लासिकल और न्यू क्लासिसिज्म की, उनका जो है रिजेक्शन हो गया। क्लियर? यानी रिजेक्शन ऑफ द आइडियल्स ऑफ
और यू कैन से रूल्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई? जो रिजेक्शन हो गया यानी इसी कारण जो थे आइडियल्स और रूल्स जो थे न्यू क्लासिकल एज के वो रिजेक्ट हो गए। ये जो एज थी ये ऐसी एज थी जिसमें सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन था पैशन का, यानी एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन। क्लियर? इसी के साथ साथ पैथोज एंड पर्सनल फीलिंग्स। अब देखिए जो पिछली एज थी उसमें पर्सनल फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब इस एज की अगर बात करें, इस रोमांटिक एज की, तो यहां जो था आपका पैशन, जोश, पैथोस, दुख और जो आपके इमोशंस हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, उन पे ध्यान दिया गया। क्लियर? वो पोएट्री में या प्रोज में वो निकल कर आए, बाहर निकल कर आए। क्लियर? और इसी एज में रोमांटिक एज को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। मीन्स जो ऑथर्स थे रोमांटिक एज के उनमें दो जनरेशन थी, एक जनरेशन थी एल्डर रोमांटिक्स और एक थी यंगर रोमांटिक्स। क्लियर? यानी सीनियर और जूनियर वाली बात थी और कुछ नहीं था। तो अगर हम एल्डर रोमांटिक्स की बात करें, चलिए स्पेस कम है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी समझा। ओल्डर रोमांटिक्स थे या जिनको कई बार एल्डर रोमांटिक्स भी कहा जाता है, और यू कैन से एल्डर ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज। इसमें जो ऑथर्स थे उनमें आपका वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदी और सर वाल्टर स्कॉट का नाम यहां लिया जाता है। यानी वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ बड़ा फैमिलियर नाम है आपके लिए, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी एंड सर वॉल्टर स्कॉट। क्लियर? ये चार नाम यहाँ ओल्डर रोमांटिक्स में लिए जाते हैं। एक चीज और बता दूं, ये जो तीन ऑथर हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदी, इनको एक टर्म और हम देते हैं और वो देते हैं हम लेक पोएट्स। क्लियर? क्योंकि लेक में एक ही ये जगह आसपास रहते थे। क्लियर? एक ही पर्टिकुलर जो लेक एरिया है वहां पर रहते थे और इसीलिए इनको नाम लेक पोएट्स हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, लेक पोएट का क्या अर्थ है, ये जब डिटेल वर्ड्सवर्थ की होगी तब वहां मैं आपको बता दूंगा। और इनमें एक जो कॉलेज का नाम है, कॉलेज को जाना जाता है सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स थे उनके लिए जाना जाता है, और यू कैन से पोएट ऑफ सुपरनेचुरल। यानी जो आपकी सुपरनेचुरल वर्ल्ड है, ठीक, जो परालौकिक शक्तियां हैं जो इस वर्ल्ड की नहीं है, उनको अगर लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट टाइम यहाँ कॉलेज ने किया, बहुत ज्यादा इन्होंने इसको यूज किया। फर्स्ट टाइम तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी सुपरनेचुरल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे रहे हैं। तो इनको कॉलेज को एक पोएट ऑफ सुपरनेचुरल तो जरूर कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक काम और किया था, वो क्या किया था, फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोएट्री दी थी। फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोएट्री वो इन्होंने दी थी। किसने? वर्ड्स कॉलेज ने। क्लियर फ्रेंड्स? अब ओल्डर रोमांटिक्स की बात हो रही है तो यंगर की भी हो जाए। अब यंगर रोमांटिक्स की अगर बात करें, यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड, तो इसमें जो नाम आता है, इसमें शैले का आता है, कीट्स का आता है। दोनों ऑथर हमारे पीजीटी के सिलेबस में है, शैले, कीट्स और वर्ड्सवर्थ, ये तीनों ऑथर हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी है। लॉर्ड बायरोन का आता है, और इसी के साथ साथ एक हैजलिट थे, वो भी इस एज में थे। क्लियर फ्रेंड्स? अब ओल्डर और यंगर की तो बात हो गई।
इसी के साथ साथ कुछ और प्रोमिनेंट ऑथर्स थे इस एज में, और वो कौन कौन से थे? देखिए कुछ तो यहाँ हो गए हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने ओल्डर में पढ़ लिए और यंगर में पढ़ लिए। इसके अलावा आपका सर टॉमस मूर, ले हंट, मूर का नाम सुना, मूर बड़े इंपॉर्टेंट ऑथर थे। ले हंट, लैम थे, चार्ल्स लैम, पीजीटी के सिलेबस में है। और इसी के साथ साथ एक लेडी भी यहाँ डोमिनेंट रही है, जेने आस्टन। क्लियर फ्रेंड्स? जेन आस्टन के साथ साथ एक और दूसरा नाम रहा है टॉमस डी क्विंसी। तो ये ऑथर यहाँ पर प्रोमिनेंट ऑथर्स यहाँ इस एज में रहे हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस एज को हम 1798 से ही क्यों मानते हैं। यानी इस एज की जो शुरुआत है वो 1798 से मानी जाती है, लेकिन ये पर्टिकुलर ईयर क्यों लिया गया? देखिए इस पर्टिकुलर ईयर में एक ज्वाइंट वेंचर था, और वो ज्वाइंट वेंचर क्या था? एक बुक पब्लिश हुई, दो राइटर्स ने कोलेबोरेशन में एक बुक पब्लिश हुई, और वो क्या थी? लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स को मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज कहा जाता है। यानी इस लिरिकल बैलेड से एक पोएट्री की नई शुरुआत हो गई, एक राइटिंग की नई शुरुआत यहाँ हो गई। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर ईयर को यहाँ इस एज की बिगिनिंग माना जाता है। और वो लिरिकल बैलेड्स क्या था फ्रेंड्स? 1798 में आया। ये एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ऑथर्स ने एक साथ, इनकी दोनों की पोएम्स थी, और वो इस लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। अब देखिए बैलेड्स की बात चल रही है तो यही कई क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो वर्ड्सवर्थ की और कॉलिंस थे, दोनों ने यहाँ कंट्रीब्यूशन किया, तो दोनों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? लिरिकल बैलेड्स में कुल कितनी पोएम थी? इसमें अगर बात करें तो 23 टोटल पोएम्स थी। यानी 4 पोएम्स तो आपकी कॉलरिज की थी, कॉलरिज, और जो 19 पोएम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ लिखी थी। यानी टोटल 23 पोएम, 4 पोएम कॉलरिज की थी और 19 पोएम जो थी वर्ड्सवर्थ की थी। अब ये जो 4 पोएम्स कॉलरिज की थी ये कौन कौन सी थी, ये भी आप ध्यान से सुन लो। जो सबसे पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर। द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर बड़ी फेमस पोएम ये रही है। द नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नाइटिंगेल पे ओड टू नाइटिंगेल भी लिखी है। और किसने लिखी है ओड टू नाइटिंगेल? जॉन कीट्स ने। क्लियर है? लेकिन वहां वो ओड टू नाइटिंगेल से उसका टाइटल, यहाँ है द नाइटिंगेल्स। एक और पोएम थी इनकी, फोस्टर मदर्स टेल। और इसके अलावा जो चौथा नाम था वो था पोएम का द डंजियन। देखिए फोस्टर मदर कहते हैं धाय माँ को। क्लियर? धाय माँ यानी ऐसी माँ जो जन्म नहीं देती बल्कि बच्चे का पालन पोषण करती है। और डंजियन कहते हैं काल कोठरी को। क्लियर? तो ये 4 पोएम्स तो यहाँ कॉलरिज की थी, बाकी 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी। और वर्ड्सवर्थ की अगर 19 पोएम्स की बात करें तो उनमें कोई खास कोई इंपॉर्टेंट पोएम नहीं थी, सिवाय आपकी जो टिंटर्न एबी, सॉरी टिंटर्न एबी को छोड़ के। केवल एक ही वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम थी और वो थी इसमें टिंटर्न एबी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिरिकल बैलेड्स में जो टोटल पोएम्स है 23, उसमें फर्स्ट पोएम कौन सी है और लास्ट कौन सी है? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। जो लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट पोएम है वो तो है द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर, और जो उसकी लास्ट पोएम है वो है आपकी टिंटर्न एबी। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट और लास्ट हो गई।
अब लिरिकल बैलेड्स के जो टोटल 4 जो वॉल्यूम है वो पब्लिश्ड हुए। क्लियर? जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का वो 1798 में आया, ये तो क्लियर हो गया आपको। और जो फर्स्ट एडिशन 1798 में आया, और जो सेकंड एडिशन है इसका वो कब आया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो सेकंड एडिशन की अगर हम बात करें लिरिकल बैलेड्स की, तो सेकंड एडिशन आया इसका 1800 में, यानी इसके 2 साल बाद 1800 में सेकंड एडिशन आया। और इसमें एक खास बात और थी, इसमें अब प्रीफेस जो था प्रीफेस जोड़ दिया गया। वर्ड्सवर्थ ने इसमें प्रीफेस लिखा, प्रीफेस ऐड कर दिया। अब प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड एडेड। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी सेकंड एडिशन 1800 में आया और उसकी खास बात क्या थी, उसमें प्रीफेस जोड़ दिया गया। कई बार पूछ लिया जाता है प्रीफेस किस एडिशन में जोड़ा, आपका आंसर होगा सेकंड एडिशन में। अब सेकंड की है तो थर्ड एडिशन की अगर हम बात करें तो थर्ड एडिशन कब आया? जो थर्ड एडिशन आया वो आया फ्रेंड्स 1802 में, यानी 1802 में। इसके 2 साल बाद थर्ड एडिशन आ गया और इसमें क्या जोड़ दिया, एन अपेंडिक्स टू द पोएटिक डिक्शन, एन अपेंडिक्स, सॉरी टू नहीं है, ऑन है, ऑन द पोएटिक डिक्शन। यानी पोएटिक डिक्शन एक थ्योरी दी थी पोएटिक डिक्शन की, किसने, वर्ड्सवर्थ ने। तो उसी का एक अपेंडिक्स यहां जोड़ दिया गया थर्ड एडिशन में। और इसका जो फोर्थ एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का वो आया 1805 में। और इस फोर्थ एडिशन में कोई खास बात नहीं थी, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं था। तो टोटल अगर पब्लिकेशन की बात करें कितने एडिशन लिरिकल बैलेड्स के आए, तो 4 एडिशंस आए। फर्स्ट 1798, सेकंड एडिशन 1800, थर्ड एडिशन आपका 1802 और जो फोर्थ एडिशन है वो 1805। फर्स्ट एडिशन की बात तो यहाँ क्लियर हो गई है, 19 पोएम्स थी, सब फर्स्ट लास्ट आपको बता दी किसकी कितनी थी। सेकंड एडिशन में प्रीफेस आया, थर्ड में पोएटिक डिक्शन का अपेंडिक्स आया और फोर्थ में कुछ नहीं था, कोई खास चीज यहाँ नहीं थी। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज? शायद आपका जो जवाब होगा वो वर्ड्सवर्थ हो सकता है यहाँ इस क्वेश्चन का रिप्लाई, लेकिन वर्ड्सवर्थ नहीं है। प्रीकर्सर कौन थे, रोमांटिक एज की शुरुआत कहां से हुई? देखिए वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक एज को पीक पर पहुंचाया। वर्ड्सवर्थ और यू कैन से जो यहाँ ओल्डर जनरेशन यहाँ थी उसने रोमांटिसिज्म को पीक पर पहुंचाया। लेकिन इसकी शुरुआत रोमांटिसिज्म की जो थी वर्ड्सवर्थ ने नहीं की। जो रोमांटिक एज की जो शुरुआत की वो एक पोयम थी द सीजन के नाम से। और इस द सीजन्स में ये जो टाइटल था द सीजन्स, ये कलेक्शन था 4 पोएम्स का। और इसमें बात सीजन की है तो कौन टाइटल क्या था, एक विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, इन 4 टाइटल से 4 पोएम पब्लिश हुई थी। और वो पब्लिश हुई थी, एक स्कॉटिश ऑथर थे, स्कॉटिश राइटर थे, और वो क्या थे, जेम्स थॉमसन। चलिए यहीं लिख देता हूं मैं, जेम्स थॉमसन। तो जो जेम्स थॉमसन थे, थॉमसन को क्या माना जाता है, प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज माना जाता है। जब ये 4 पोएम्स एक्चुअल में आ गई तो इन पोएम्स के आने के बाद जो एक टेंड हुआ, एक जो झुकाव हुआ, वो किसकी तरफ हुआ, वो नेचर की तरफ हुआ। और वो होता चला गया और इस तरह से जो रोमांटिक एज है उसकी शुरुआत होती चली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज एक एक मैं बताता चलता हूं आपको, ध्यान से समझते रहिए। देखिए जो फोकस हुआ इस एज में, जो राइटर और नरेटर्स इमोशन और जो इनर वर्ल्ड है उसकी तरफ फोकस हुआ। क्लियर, शॉर्ट में लिख देता हूं समझाते हुए आपको, फोकस ऑन राइटर्स और नरेटर्स इमोशंस एंड इनर वर्ल्ड। क्लियर, यानी जो इमोशंस हैं, इमोशंस को यहां प्रधानता दी गई।
क्लियर। और जो इनर वर्ल्ड यानी हमारा अंदर का संसार है उसको यहाँ पर प्रधानता दी गई। और यहाँ एक सेलिब्रेशन हुआ वो नेचर का, ब्यूटी का और इमेजिनेशन का। सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ब्यूटी। तो यहाँ जो सेलिब्रेशन हुआ वो हुआ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। और एक्चुअल में जो रूसो था, रूसो ने एक नारा दिया था और वो क्या दिया था आपको याद होगा, रिटर्न टू नेचर। रूसो ने कहा कि प्रकृति की तरफ लौटो। और जब प्रकृति की तरफ लौटने की बात है तो वहां शुरुआत आपकी रोमांटिक एज की हो गई। और यहां जो रिजेक्शन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इससे पहली जो एज थी वो एज ऑफ इंडस्ट्री थी, औद्योगिकरण था, बहुत उद्योग धंधे वहां लग गए। तो रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजेक्शन हुआ। एक्चुअल में रिजेक्शन क्यों हुआ? जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा था, अंधाधुन इंडस्ट्री लग रही थी। अब चूंकि रिटर्न टू नेचर आ गया, प्रकृति की तरफ लौट, इसके अलावा यहाँ एक आइडियलाइजेशन हुआ, एक आदर्श प्रस्तुतिकरण हुआ। और वो किसका हुआ? वीमेन का, चिल्ड्रन का और रूरल लाइफ का। क्लियर। आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, चिल्ड्रन एंड नेचर। सॉरी, नेचर ना कह के आप यहां कहिए रूरल लाइफ। क्लियर। यानी जो आपकी रूरल लाइफ थी, जो देहात था, देहाती जीवन था, उस जीवन को क्या किया गया? आइडियलाइज किया गया। उस देहात के जीवन को, उस प्रकृति के साथ रहने को क्या माना गया? एक आइडियल माना गया। क्लियर फ्रेंड्स। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ सुपरनेचुरल एंड माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। यहाँ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की अगर बात हो रही है तो यहाँ जो नाम आता है वो आता है आपका एस.टी. कॉलरिज का। एस.टी. कॉलरिज ने अपनी पोएट्री में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया। इंक्लूजन ऑफ सुपरनेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स वर्ड्सवर्थ ने काफी यूज किए। इवन आपकी द वर्ड इज टू मच में भी माइथोलॉजिकल है, और कई पोएम्स में माइथोलॉजिकल जो एलिमेंट्स है उनको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है। यहाँ जो लैंग्वेज थी उसका एक्सपेरिमेंटल यूज हुआ। और इसी के साथ साथ इसमें जो ब्लैंक वर्स है उसको यहाँ बढ़ावा मिला। यानी एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज और इंक्लूडिंग ब्लैंक वर्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस एज के थे, और आई थिंक आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आपने ये रटे होंगे इस एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन अब यहाँ आपको मैंने पॉइंट वाइज क्लियर करा दिए हैं। आई होप आपको बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आज रोमांटिक एज पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं लगा, बड़ा लेंदी लेक्चर हो गया। लेकिन लेंथ डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर करता है हमारी नॉलेज, हमारी सक्सेस। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मिलियन माइंड्स इंग्लिश सर्च करें, ट्विटर, फेसबुक और इवन इंस्टा पर। यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।